सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि ग्राफ में क्या होता है, दो एक्सिस होता है, पता है, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम लोग एक्स और वाई को फोकस नहीं करेंगे। इकोनॉमिक्स में जो वेरिएबल्स को हम यूज करेंगे हम उसी वेरिएबल से ग्राफ को डिनोट करेंगे। 9-10 में यू यूज टू डू एक्स एंड वाई एक्सिस, करेक्ट, but in class 11 and 12 or in the further areas when you are studying economics you don't have to follow x and y, we will follow जो भी पर्टिकुलर वेरिएबल होगा हम उस वेरिएबल को फोकस करके हम लोग क्या करेंगे, उसके हिसाब से एक्सिस को मार्किंग करेंगे, ठीक है। हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर देयर इन ग्राफ? 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। First quadrant and third quadrant have positive values and second and fourth have the negative values, correct है। बेसिकली क्लास 11 एंड 12 में हम लोग या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील करेंगे, 90% फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, 10% हार्डली फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। थर्ड और सेकेंड एंड थर्ड का उतना ज़्यादा यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं है। अगर आगे जाके आप प्योर इकोनॉमिक्स करते हो या इको ऑनर्स करते हो, ठीक है, तब उसमें अपने को चारों क्वाड्रेंट्स के समझना होता है। बट हमें इन क्लास 11 एंड 12 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही ज़्यादा फोकस करना है, विच इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट। नाउ हम लोग ये चीज़ बचपन में पढ़ चुके हैं एलजेब्रा में कि साइंस के साथ हम लोग कैसे खेलते हैं, प्लस एंड माइनस। बेसिकली प्लस इंटू प्लस इज प्लस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। कौन माइनस बोला? कुछ लोग हैं माइनस बोले, छोड़ो, बेइज्जती से बचेंगे। सो माइनस इंटू माइनस इज प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, कोई प्लस बोला, चलो। सो ये रिलेशन पता है ना? लेट्स रिपीट बिकॉज फ्यू हैव कंफ्यूजन। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। ये फंडा हम लोग को यहाँ ग्राफ समझने के लिए यूज करना है, ठीक है। क्यों समझने के लिए यूज कर रहा है? बिकॉज जब आप लोग एग्जाम्स देने जाओगे ना, तो एग्जाम्स में जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन आता है, उस ऑब्जेक्टिव पोर्शन में तुमको कोई एक ग्राफ का नाम बोल देगा या कर्व का नाम बोल देगा और क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऐसे भी नहीं, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है या नेगेटिवली स्लोप्ड है। समझ में आया? तो ये हम लोग को कैसे समझना है? ये प्लस माइनस के रिलेशन से। मतलब जब एक एक्सिस का वैल्यू इंक्रीज होता है, साथ में दूसरे एक्सिस का वैल्यू भी इंक्रीज होता है, बोथ द वैल्यू ऑफ बोथ द एक्सिस इंक्रीजेस, सो वी गेट प्लस इंटू प्लस प्लस, मतलब वो स्लोप क्या हो गया? पॉजिटिवली स्लोप हो गया। सिमिलरली अगर एक एक्सिस का वैल्यू कम हो रहा है, सेकेंड एक्सिस का भी वैल्यू कम हो रहा है, सो बोथ नेगेटिव डाइवर्जन में जा रहे हैं, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस। मतलब इस दोनों केस में उस कर्व का स्लोप क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली स्लोप्ड हो जाएगा। और पॉजिटिवली स्लोप का और एक नाम इकोनॉमिक्स में दिया जाता है अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। पॉजिटिवली स्लोप का और एक नाम हम लोग को जो दिया जाता है वो है अपवर्ड स्लोपिंग। फाइन एनफ। इसके बाद हम लोग जाते हैं, अगर एक एक्सिस इंक्रीज होता है एंड दूसरा एक्सिस डिक्रीज होता है, if one increases and the second one decreases or the first one decreases and the second one increases, मतलब डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन। अगर दो अपोजिट वे में जा रहे हैं, एक इंक्रीज एक डिक्रीज, सो डायरेक्ट रिलेशन है या इनडायरेक्ट रिलेशन है? इनडायरेक्ट है ना। व्हाट इज डायरेक्ट रिलेशन? जब दोनों साथ में चल रहे हैं तो डायरेक्ट है, चाहे दोनों साथ में बढ़ रहे हैं दोनों घट रहे हैं, करेक्ट, वो डायरेक्ट होता है। एक का बढ़ना दूसरे का घटना या एक का घटना दूसरे का बढ़ना, दैट इज इनडायरेक्ट। तो जब भी इनडायरेक्ट है मतलब एक प्लस एक माइनस, रिजल्ट क्या हो रहा है? माइनस, दैट बिकम्स द नेगेटिवली स्लोप्ड। समझ में आ गया? उसको अपने क्या बोल रहे हैं? नेगेटिवली स्लोप्ड। जो भी कर्व का नाम होगा वो बोलेंगे। समझ में आ गया? और अगर दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस, तो कौन सा होगा? पॉजिटिवली स्लोप। पॉजिटिवली स्लोप का और एक नाम क्या होता है? अपवर्ड स्लोपिंग। तो नेगेटिवली स्लोप का और एक नाम क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये एग्जाम का बहुत ही कॉमन पोर्शन है। 11 में नहीं आएगा तो 12 में गारंटीड आएगा कि इस कर्व का स्लोप क्या है। तो अगर आपको पता है ना कि ये कर्व कैसे बनता है, एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरे के घटने से, तो आपका आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा क्या? नेगेटिवली स्लोप।
और अगर आपको पता है उस कर्व के बारे में कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो यू कैन इजीली गेट द आंसर कि ये पॉजिटिवली स्लोप होगा। समझ में आ गया? तो मेन पोर्शन तो है नेगेटिवली स्लोप्ड एंड पॉजिटिवली स्लोप का। फिर कुछ एक पोर्शन आएगा जहां पे तुम लोग देखोगे कि वहां पे हम लोग को या तो वर्टिकल स्लोप मिलता है या हॉरिजॉन्टल स्लोप मिलता है, या तो वर्टिकल स्लोप होगा या तो हॉरिजॉन्टल स्लोप होगा। ठीक है, तो इसके बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये फिलहाल अभी तुम्हारे सिलेबस में कहीं आएगा नहीं, जब आएगा उस समय मैं डिस्कस करूंगा। बट मेन पोर्शन इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग एट द अपवर्ड स्लोपिंग, या फिर पॉजिटिवली स्लोप्ड और द नेगेटिवली स्लोप्ड। इज इट क्लियर? नेगेटिव कर्व डायरेक्ट रिलेशन या इनडायरेक्ट रिलेशन? इनडायरेक्ट रिलेशन। और पॉजिटिव कर्व डायरेक्ट रिलेशन। क्लियर टू ऑल? ग्रेट। लास्ट डे जो हम लोग एंड किए थे अपना टॉपिक को, दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इफ आई रिमेंबर आई एम करेक्ट, राइट? हम लोग क्या क्या पढ़े थे? वांट्स पढ़े थे। वांट्स मतलब डिजायर, हर इंसान का डिजायर होता है, हर इंसान का डिजायर मल्टीपल होता है। मल्टीपल मतलब एक डिजायर खत्म दूसरा अराइज, दूसरा खत्म तीसरा अराइज, एंड दिस गोज ऑन। हेंस वांट्स मल्टीप्लाई ऑलवेज। ठीक है, अब जब वांट्स आपका बढ़ते जा रहा है लेकिन आपके पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। वी हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। उस लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज में हम क्या कर रहे हैं? अपने वांट्स को जैसे तैसे करके सेटिस्फाई कर रहे हैं। करेक्ट? वी आर सेटिस्फाइंग आवर वांट्स विद द लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज। मैंने लास्ट डे डेफिनेशन लिया था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नोन एज इकोनॉमिक्स। राइट? एकदम एक वन लाइनर आंसर है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नोन एज इकोनॉमिक्स। तो वही चीज हम लोग वांट्स में पढ़े, स्कैरसिटी हो गया रिसोर्सेज का, और फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब क्या होता है कि मेरे पास तो वैरायटी बहुत है, लेकिन उस लिमिटेड रिसोर्सेज में उन वेराइटीज में से हम क्या सेलेक्ट करें कि मेरा वांट सेटिस्फाई हो सके। करेक्ट है? ये हमारा लास्ट टॉपिक था बेसिकली। टुडे वी विल स्टार्ट विद अ वेरी फ्रेश टॉपिक, that is the production possibility curve. Production possibility curve. और production possibility frontier. और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ये तीनों एक ही मीनिंग है, नाम सेपरेट है। ठीक है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर फ्रंटियर, इट मींस सेम, बट इसका नामकरण ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों हुआ इसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे। बट बिफोर दैट अपने ये समझते हैं कि पीपीसी क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म पीपीसी। ठीक है? सो हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज में प्रोड्यूसर, अगर आप एक प्रोड्यूसर हो, आपको कोई गुड्स बनाना है, तो अगर आपके पास मान लो 50 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी है, तो क्या पूरा 50 करोड़ लगा के हम वो गुड्स बना देंगे? ये बेवकूफ़ी होगा। हम लोग पहले थोड़ा बनाएंगे, थोड़ा बना के देखेंगे मार्केट में डिमांड कैसा है, उसके बाद हम लोग फर्दर और इन्वेस्टमेंट अगर लगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वी कैन स्टॉप दी प्रोडक्शन देयर ओनली। करेक्ट? ये भी इकोनॉमिक्स है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो कर्व मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है? इट्स अ कर्व। कर्व का मतलब क्या हो गया? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या चीज का? दो कमोडिटी का। हमारे पास इकोनॉमी में ऐसा माना जा रहा है कि हमारे पास दो कमोडिटी है बनाने को। इट्स एन अजम्पशन। दो कमोडिटी मेरे को बनाना है विथ लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग पीपीसी बोलते हैं। आई रिपीट, पीपीसी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट कमोडिटीज with given amount of resources in a particular time period. समझ में आया? संभाल लिए यहां तक? वापस से
पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कर्व मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर रखो अपने आप को एकदम, जब भी डेफिनेशन पढ़ रहे हो, जब भी दिमाग में लर्न करना है अपने को, पहला बात तो इकोनॉमिक्स लर्न नहीं करना। जो नए बच्चे आए हैं, लास्ट डे भी बताया था, हम लोग इकोनॉमिक्स समझेंगे, हम लोग लर्न नहीं करेंगे, ठीक है। सो जब भी देख रहे हो कि कोई भी कर्व बोल के एक डेफिनेशन आ गया, एक्स वाई जेड कर्व, पहला वर्ड ही इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इंप्रेशन पड़ गया, ठीक है। अब क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, नाम से क्या समझ में आ रहा है, कितना प्रोडक्शन पॉसिबल है, सही है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मतलब कितना प्रोडक्शन पॉसिबल है। अब कितना प्रोडक्शन पॉसिबल है वो कैसे समझ में आएगा, रिसोर्सेज से समझ में आएगा। देखो डेफिनेशन कैसे बन रहा है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट कॉमोडिटीज। ये टू डिफरेंट कॉमोडिटीज कहां से आया, ये पीपीसी का एजम्पशन है। टू डिफरेंट कॉमोडिटी कहां से आया, आ रहे अभी तो हम डेफिनेशन में एंड रिजल्ट में पहुंचे ही नहीं है, आ रहे ना, ठीक है। सो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन ऑफ टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स या टू डिफरेंट कॉमोडिटीज विथ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ये इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी ना इकोनॉमिक्स में हर जगह चिपका हुआ मिलेगा अपने को। वाई, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज अगर हो रहा है वो एक टाइम पीरियड के लिए ही होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, क्या प्यास जिंदगी भर में एक बार लग सकता है, क्या भूख जिंदगी भर में एक बार लग सकता है। आफ्टर एवरी सर्टेन टाइम पीरियड भूख लगेगा, प्यास लगेगा, पैसों का भूख होगा, कुछ तो होगा। सो इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ये फिक्स्ड चीजें हैं जो ऑलमोस्ट यू विल फाइंड इन ईच एंड एवरी डेफिनेशन। और ये सब ना बहुत बड़ा बोनस है, अगर आप डेफिनेशन में लिख दे तो टीचर ऐसे ही खुश है कि चलो इसको कुछ तो आता है। अगर बकवास भी लिखोगे तो भी दो में एक मिल सकता है, चांसेस है, बाकी टीचर पे डिपेंड करता है। मेरा पॉइंट क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है। अब इनका क्वेश्चन है कि इससे हम लोग क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, इससे हम लोग कितना प्रोडक्शन पॉसिबल है वही डिटरमाइन कर रहे हैं विद गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। डेफिनेशन में है, यस अच्छा, तो इस पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो चल रहा है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। इनके डाउट को हम लोग बाद में कवर अप करेंगे। ये चाहते हैं कि ग्राफ से क्यों, हम लिख के भी तो कर सकते हैं, हिसाब से तुम कुछ मत करो, जिंदगी तो चली जाएगा, इंसान पढ़ेगा नहीं तो मरेगा थोड़े, पढ़ तो लेगा ही। बात समझ में आया, क्लियर हुआ। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसका एक एरिया है। इकोनॉमिक्स विदाउट ग्राफ इज जीरो, ग्राफ से ही इकोनॉमिक्स निकलता है, इकोनॉमिक्स से ग्राफ नहीं निकलता है। तो ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और तुम लोग का तो सीबीएसई बोर्ड है तो 11 में भी है, 12 में भी है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कोई डाउट है किसी को, ऑनलाइन वाले बच्चे, आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एवरीवन इज क्लियर ऑनलाइन, विभोर, राधिका एंड सारांश। ओके फाइन, कोई भी डाउट हो प्लीज चैट बॉक्स में लिख के छोड़ देना, मैं देख लूंगा। चलिए, सो ये हो गया हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का डेफिनेशन। नाउ लेट्स कम टू द एजम्पशंस ऑफ पीपीसी। एजम्पशंस क्या क्या है। सबसे पहला एजम्पशन मैंने क्या बोला, टू कमोडिटीज कैन बी प्रोड्यूस्ड। इट्स अ बकवास एजम्पशन है ये। क्या तुम अपने आप को ऊपर से नीचे बॉडी तक देखो तो हमारे पास दो से ज्यादा कमोडिटी एट प्रेजेंट है, बट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बोला, हम एज्यूम करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ दो कमोडिटी ही प्रोड्यूस हो सकता है। एंड मैंने ये फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि हमारा जो भी इकोनॉमिक्स में लॉज है, थ्योरीज है, वो एजम्पशन बेस्ड है। समझ में आ गया। सो फर्स्ट एजम्पशन इज ओनली टू कमोडिटीज कैन बी प्रोड्यूस्ड। सेकेंड है रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। ये भी माना जा रहा है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, और ये भी मान लिया जा रहा है रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है वो लेबर है, ठीक है। रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है वो लेबर है, माना जा रहा है ऐसा, ठीक है। समझ में आ गया। तो दो पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट दो कमोडिटी वाला, सेकेंड पॉइंट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, द रिसोर्स अवेलेबल इज लेबर, सही है।
थर्ड पॉइंट, टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। ये भी मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, टेक्नोलॉजी जो कांस्टेंट है ना, ये ऑलमोस्ट हर थ्योरीज में, हर लॉ में तुमको मिलेगा, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक्स समझता है कि हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो इसीलिए टेक्नोलॉजी को क्या माना गया, कांस्टेंट। एंड फोर्थ अजम्पशन माना जाता है कि ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही एप्लीकेबल है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आ गया? शॉर्ट टर्म पीरियड को हम लोग इकोनॉमिक्स में 1 ईयर मैक्सिमम समझते हैं, मतलब 1 साल को शॉर्ट पीरियड समझा, मोर देन 1 ईयर को लॉन्ग पीरियड में कंसिडर किया जाता है। तो जो भी हम लोग प्लान आउट करते हैं इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो बेसिकली माना जाता है वो फॉर एन ईयर होगा ऑन द मैक्सिमम साइड, उससे कम भी हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, नाउ यू विल फाइंड मैनी डिफरेंट assumptions इन डिफरेंट बुक्स, बट ये 4 assumption कॉमन है जो हर बुक में तुमको मिलेगा, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट assumptions। ठीक है, बाकी तुम लोग को हो सकता है सेपरेट बुक पढ़ोगे तो मेरे पॉइंट्स को सेग्रीगेट भी कर दिया जा सकता है, या हो सकता है कुछ एक अलग से पॉइंट भी एड ऑन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इस चीज़ का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? व्हाट इज पीपीसी क्लियर है? उसके बाद उसके चारों एजम्पशन क्लियर है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि पीपीसी कैसे हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ गन एंड बटर। आई एम टेकिंग 2 डिस्टिंक्टिव एग्जाम्पल्स। गन का बटर के साथ कोई रोल नहीं है, बटर का गन के साथ कोई रोल नहीं है। गन के अंदर बटर लगा के बुलेट बना के मार नहीं सकते हो, गन में बटर लगा के गन को खा नहीं सकते हो। सो आई एम टेकिंग 2 डिस्टिंक्टिव एग्जाम्पल्स, दैट इज गन एंड बटर। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर गन का 0 प्रोडक्शन है, बटर का 15 प्रोडक्शन है। ठीक है, इफ गन का प्रोडक्शन 0 यूनिट है, बटर का प्रोडक्शन 15 यूनिट्स है। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज दिस इंप्लाइज? दैट द एंटायर रिसोर्सेज इज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बटर, एंड गन का प्रोडक्शन 0 क्यों है? क्योंकि कोई भी तरह का रिसोर्स उसमें इंपोज नहीं हो रहा है। सही है? नाउ बटर का प्रोडक्शन कम हो गया, बटर का प्रोडक्शन कम हो गया, तो गन का प्रोडक्शन 1 से बढ़ गया। क्यों? क्योंकि बटर में जितने लोग एम्प्लॉय थे, अब एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, तो जो लोग खाली बैठ गए वो लोग कहां शिफ्ट हो जाएंगे? प्रोडक्शन ऑफ गन में। क्योंकि एक एजम्पशन और है जो बुक्स में मिलेगा कि ओवरऑल इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट प्रिवेल कर रहा है। ठीक है, इन दी ओवरऑल इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट अपना प्रिवेल कर रहा है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बटर का प्रोडक्शन अगर 12 यूनिट्स होता है तो गन का प्रोडक्शन 2 हो रहा है। बटर का अगर 9 हो रहा है तो ये 3 हो जाएगा, बटर का अगर 5 हो रहा है तो ये 4 हो जाएगा, एंड बटर गोज टू 0, इट बिकम्स 5। इज इट क्लियर? सो हमको यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या मिल रहा है? A, B, C, D, E एंड F, ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन। समझ में आया? ये खाली एक नेमिंग दे दिए ताकि हम लोग को ग्राफ बनाने में, पॉइंट आउट करने में इजी हो जाता है। ठीक है, फाइन एनफ। सो हम लोग क्या देख रहे हैं? बटर का प्रोडक्शन क्या हो रहा है? ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। गन का प्रोडक्शन ग्रेजुअली, डायरेक्ट रिलेशन या इनडायरेक्ट रिलेशन? अगेन फंसा, इनडायरेक्ट होगा ना। क्या बोला? डायरेक्ट कब होता है? जब दोनों सेम डायरेक्शन, या तो दोनों बढ़े या तो दोनों घटे। ठीक है, इनडायरेक्ट कब होता है? एक का बढ़ना दूसरे का घटना। तो यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है? प्रोडक्शन ऑफ गन्स। डिक्रीज क्या हो रहा है? प्रोडक्शन ऑफ बटर। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट में कौन सा स्लोप? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव को और एक नाम अपवर्ड या डाउनवर्ड? क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ग्रेट। इसका मतलब पीपीसी का शेप क्या है? पीपीसी स्लोप का पीपीसी कर्व का स्लोप क्या है? डाउनवर्ड है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिट कर सकते हैं हम लोग एकदम। चलो अब हम लोग आते हैं इसके ग्राफ में। हमने 2 एक्सिस बना लिया। वी नो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसको बोलते हैं, करेक्ट? बट
इन इकोनॉमिक्स हम x और y को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, 9-10 तक इंपॉर्टेंस दिए भाड़ में जाए. नाउ वी आर गोइंग टू गिव इंपॉर्टेंस टू द रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स ऑफ द ग्राफ. ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारा ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको हम लोग मार्क कर रहे हैं गन से और इसको हम मार्क कर रहे हैं बटर से. सिंस वी आर नॉट डूइंग द ग्राफ ऑन द ग्राफ पेपर, दैट इज वाई जो भी ग्राफ हम बनाएंगे वो सारा हाइपोथेटिकल ग्राफ होगा. हाइपोथेटिकल मतलब विच इज नॉट रियल. ठीक है, तो ये सब आर्टिफिशियल ग्राफ होंगे बिकॉज हमारे सिलेबस में ग्राफ पेपर पे ग्राफ करना अलाउड नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए पहले हम कर्व बनाते हैं. आइडियली जब तुम लोग ग्राफ बनाते थे तो पहले ग्राफ में पॉइंटिंग करते थे, फिर हम लोग इक्वेशन लाइन ड्रॉ करते थे. करेक्ट, हम यहाँ इक्वेशन लाइन पहले क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? बिकॉज वी डोंट हैव द प्रॉपर ग्राफ पेपर. तो बट ऑब्वियस है मार्किंग करने जाएंगे तो लुट जाएंगे, टाइम चला जाएगा पूरा. ठीक है, तो पहले हमने कर्व बना लिया. नाउ लेट्स मार्क द थिंग्स. कितने पॉइंट्स हमारे पास? ए बी हमको पता है सबको ABCD आता है, मेरे को ही नहीं आता. ABCDEF, right? So we have got 6 combinations. correct? कॉम्बिनेशन A में गन का प्रोडक्शन 0 है और बटर का प्रोडक्शन 15 है. करेक्ट या नहीं? सही है. उसके बाद बटर का प्रोडक्शन 14 है तो इसका प्रोडक्शन 1 है. बटर का प्रोडक्शन 12 है, इसका प्रोडक्शन 2, 9 में 3, 5 में 4 एंड 0 में. करेक्ट है, PPC बन गया. कोई प्रॉब्लम? पक्का ना? यहाँ तक संभाल लिए. डाउनवर्ड स्लोपिंग अपवर्ड स्लोपिंग क्लियर है? ये डाउनवर्ड है ना कि अपवर्ड है? क्यों डाउनवर्ड है? इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ 2 डिफरेंट कमोडिटीज. ठीक है, पॉज. ओके, सो ये हम लोग समझ लिए कि PPC का डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन 2 डिफरेंट कमोडिटीज. सो वी हैव डन द ग्राफ, एग्जाम्पल, डेफिनेशन एंड द assumptions ऑफ PPC. विल नोट इट डाउन, डोंट वरी अबाउट दैट. एक बार समझ लो पहले. ठीक है, इसी को देखते हुए हम लोग PPC के 2 प्रॉपर्टीज देखते हैं. देयर आर 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ PPC. क्या क्या है? पहला प्रॉपर्टी है इसका, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. करेक्ट. वाई डाउनवर्ड स्लोपिंग डन? इनडायरेक्ट रिलेशन. बस इसका 1 लाइनर आंसर है, खत्म आंसर. ठीक है. सेकेंड क्या है? इट इज कॉनकेव इन नेचर. बचपन से पढ़ा होगा, एक होता है कन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव, है ना? एक होता है कन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव. PPC का शेप ये है ना जो सर्कल किया मैंने. करेक्ट. सो अब हम लोग को ये समझना है ये कॉनकेव शेप क्यों हुआ. ठीक है, इसका रीजन है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इसका रीजन क्या है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक नया टर्म हमारे पास आता है. व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी मतलब जानते हो, कोई भी तरह का मौका, उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी बोलते हैं. बट व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम मौका. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने इसके लिए. लाइक अगर आपको बोला जा रहा है कि आप अपने छत में खड़े होके
बहुत तेज़ बारिश हो रही है, उसमें खड़े होके आप 5 स्टार खाइए तो मैं आपको 500 रुपीज़ दूंगा, फाइन। और सेकेंड ऑप्शन आपको दे रहा हूं कि अगर आप बारिश में भीगते हुए रेलवे ट्रैक पे अगर खड़े होके 5 स्टार खाते हो तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, ठीक है। सो विच अपॉर्चुनिटी आर यू गोइंग टू सिलेक्ट? लेट्स टेक, यस बताइए, योर नेम? ओके स्नेहा, बताओ। छत पे 500 रुपीज वाला अपॉर्चुनिटी, करेक्ट। ओके, एनीवन एल्स? सर? रेलवे ट्रैक 1000, क्या बोल रहा है? रेलवे ट्रैक। अच्छा, रेलवे ट्रैक के लिए कौन कौन रेडी है? नहीं, तो बाकी लोग छत के लिए रेडी है। ऐसा क्यों? 1000 रुपये से खुशी नहीं है? 500 में खुश हो जाते हो? अच्छे बच्चों, कम पैसों में खुश हो जाते हो? वांट्स कम है या आलस ज्यादा है पता नहीं। चलो, सो दोनों ऑप्शंस को हम कंसिडर अगर करें तो स्नेहा ने बोला कि आई विल ऑप्ट फॉर टेरेस वाला ऑप्शन, मतलब ये 500 रुपये लेके 5 स्टार खा लेगी अपने छत पे खड़े होके, सही है। सो वो 500 पाने के लिए इसने 1000 रुपये को सैक्रिफाइस किया या नहीं किया? क्या हम बोल सकते हैं? करेक्ट। जो लोग रेलवे ट्रैक पे खड़े होके खाएंगे वो 1000 पाने के लिए क्या वो 500 सैक्रिफाइस किए? येस और नो? यस, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी आपके पास 2 था या 1 था? सारे अपॉर्चुनिटीज एक बार में तो ग्रैब नहीं कर सकते हो, एक अपॉर्चुनिटी पाने के लिए दूसरा छोड़ना पड़ेगा या नहीं? आपको फ्यूचर में जॉब ऑफर आता है, दिल्ली से आ रहा है, दिल्ली से जॉब ऑफर आ रहा है मान लो 10 लाख का, बैंगलोर से जॉब ऑफर आ रहा है मान लो 12 लाख का, लेकिन आप दिल्ली वाला सेलेक्ट करते हो, क्यों? मान लो कि दिल्ली में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, बैंगलोर में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? दिल्ली है। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए दूसरा अपॉर्चुनिटी छोड़ना पड़ेगा या नहीं? यस। सो वेन एवर वी आर सैक्रिफाइसिंग समथिंग टू ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी, whenever we are sacrificing something to grab an opportunity, that sacrifice becomes the opportunity cost of the opportunity grabbed. That sacrifice becomes the opportunity cost of the opportunity grabbed. Let's take with our example. अगर स्नेहा ने टेरेस में खड़े होकर 500 रुपया कमाया तो उसने ग्रैब क्या किया? 500 अपॉर्चुनिटी। इसने लूज क्या किया? 1000 अपॉर्चुनिटी। मतलब सैक्रिफाइस जो कर रहे हो वो इस अपॉर्चुनिटी का, जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो 1000, वो 500 वाले अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट बन जाएगा। इज इट क्लियर व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? ठीक है। सो व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? इट इज द कॉस्ट इंकर्ड फॉर सैक्रिफाइसिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर द अदर अपॉर्चुनिटी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? पक्का? तो हमारे एग्जाम्पल के केस में अपॉर्चुनिटी कौन सा हुआ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सा हुआ? लेट्स कंसिडर दैट। तो अगर हम देखें कि गन एंड बटर का 15 यूनिट से 14 यूनिट्स में हम आए हैं क्या? 1 यूनिट बटर का कम हुआ है, वो 1 यूनिट जो बटर का कम हुआ वो हमने सैक्रिफाइस कर लिया, उसके जगह हमने कौन सा अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया? गन के प्रोडक्शन का, सही है। फिर उसके बाद हमने बटर के 2 यूनिट को सैक्रिफाइस किया, बोल सकते हैं। क्यों सैक्रिफाइस किया? गन का और 1 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, करेक्ट। उसके बाद हमने बटर के 3 यूनिट को सैक्रिफाइस किया, किस लिए किया? ताकि हम 1 यूनिट गन का और अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सके, एंड सो ऑन चलता गया। सो फर्स्ट सिनेरियो में 1 unit of butter becomes the opportunity cost for 1 unit of gun. Second में 2 units of butter becomes the opportunity cost for 1 unit extra of gun, correct. फिर उसके बाद 3 units of butter becomes the opportunity cost of 1 extra unit of gun and so on. समझ में आ गया? So what is opportunity cost? क्लियर है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पीपीसी में कैसे आया ये क्लियर है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्जिनल रेशियो क्या बन के आ रहा है?
पहला वाला में तो कोई चेंज नहीं है, करेक्ट, फर्स्ट वाले में कोई चेंज नहीं है। सेकेंड वाले में हम बोल सकते हैं 1:1 का चेंज है, इधर में गन 1 से इंक्रीज हुआ, इधर में बटर हमारा 1 से डिक्रीज हुआ, उसके बाद गन 1 से और बढ़ा लेकिन बटर 2 से डिक्रीज हुआ, फिर 1 से हुआ 3 से, 1:4, सही है। सो 1 यूनिट सैक्रिफाइस किया, फिर 2 सैक्रिफाइस, फिर 3 सैक्रिफाइस, 4 सैक्रिफाइस एंड 5 यूनिट सैक्रिफाइस हुआ। सो ग्रेजुअली ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, सैक्रिफाइस को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल सकते हैं हम, सैक्रिफाइस जो कर रहे हैं वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, सही है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये हमको इंक्रीजिंग नेचर दिख रहा है, डिक्रीजिंग नेचर दिख रहा है, इंक्रीजिंग, करेक्ट। जब भी इंक्रीजिंग फैक्टर होगा कॉन्केव शेप लेगा, कोई भी फैक्टर अगर इंक्रीजिंग होगा वो कर्व हमेशा कॉन्केव लेगा, कोई भी फैक्टर डिक्रीजिंग होगा तो वो कर्व कन्वेक्स लेगा, संभाल लिए। इंक्रीजिंग फैक्टर में अगर कोई भी है तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्केव शेप, डिक्रीजिंग फैक्टर में कोई भी है वो हो जाएगा कन्वेक्स शेप। इज इट क्लियर? सो हम लोग आज यहां तक ही रखेंगे बिकॉज इससे ज्यादा करना खतरे से खाली नहीं होगा, ठीक है।